बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड हमने हर चीज़ को डिस्कस करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर हम किस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है और इन्फ्लेशन को हम किस तरह मेजर करते हैं बाय यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो CPI है इसके और कौन से नाम हैं। तो CPI के लिए बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोला जाता है और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। यानी इसको हम 3 डिफरेंट नामों से पहचान सकते हैं। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम CPI कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसे हम CLI कहते हैं, और रिटेल प्राइस इंडेक्स जिसे हम RPI कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिज़ाइन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस ऑन द पीपल एज ए कंज्यूमर। चीज़ों की कीमतों में तब्दीली की वजह से जो लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है एज ए कंज्यूमर, उसको हम स्टडी करते हैं CPI में। यानी बेसिकली हम लोगों का बिहेवियर चेक करते हैं जो चीज़ों में तब्दीली की वजह से अक्कर होता है। इसकी दूसरी डिटेल्ड डेफिनेशन ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर डिज़ाइन टू मेजर चेंजेस इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर परचेजिंग द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग करंट पीरियड एज कम्पेयर टू बेस पीरियड। यानी बेस पीरियड के मुकाबले में करंट पीरियड में बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हासिल करने में जो कीमतों में तब्दीली आई है उस चेंज को मेजर करने के लिए हम लोग ये CPI इंडेक्स जो है डिज़ाइन करते हैं। जो CPI इंडेक्स है या रिटेल प्राइस इंडेक्स है या CLI इंडेक्स है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग 2 मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड या हाउस होल्ड बजट मेथड। जहाँ तक बात है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की, तो इस मेथड में हम लोग बेस ईयर क्वांटिटीज़ को एज ए वेट यूज़ करते हैं। यानी जो क्वांटिटीज़ हैं जो हमने कंज्यूम की हुई हैं बेस पीरियड में, उनको हम एज ए वेट लेके चलते हैं। इसको हम लेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कह सकते हैं और इसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है जिसमें बेस ईयर क्वांटिटीज़ को हमने एज ए वेट यूज़ किया। फैमिली बजट मेथड में हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं और ये फार्मूला बेसिकली वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है या लेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पर I जो है ये प्राइस रिलेटिव है। प्राइस रिलेटिव जो है ये बेसिकली रेशो है बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस की, और W जो है ये वैल्यू है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। अब ये जो इंडेक्स है इसको हम फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं और इसको हम हाउस होल्ड बजट मेथड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि CPI या CLI या
RPI को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो अगर तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में शॉर्ट फॉर्म में, तो फिर तो आपने सिर्फ इन स्टेप्स के नाम ही लिखने हैं बस। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबरों का आता है, लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है, तो फिर आपने इन स्टेप्स को आगे डिटेल में भी लेके जाना है। पहले हम इसको 2 नंबरों के हवाले से लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 5, 6, 7 नंबरों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ CLI इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है डिसीजन अबाउट कैटेगरी ऑफ पीपल, नेक्स्ट है फैमिली बजट इंक्वायरी, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, प्राइस कोटेशंस, चॉइस ऑफ वेट्स एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2 मेथड है FBM फैमिली बजट मेथड और AEM एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकी डिटेल जो है इस पे भी हम बात करेंगे। अब इस इंडेक्स के ऊपर हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, और वो क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अबाउट द कैटेगरी ऑफ पीपल। लोगों की कैटेगरी को डिसाइड करने में ये इशू क्रिएट होता है कि आप जो है वो इंडेक्स से किन लोगों के लिए बना रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ज़ाहिर है चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क होता है। एक ही चीज़ जो है वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में पड़ी होती है, तो आपने उनकी क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो एक बंदा A ग्रेड की चीज़ यूज़ करता है, दूसरा B ग्रेड की, तीसरा C ग्रेड की, तो फिर आपको इंडेक्स डिज़ाइन करते हुए डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। CLI इन्वॉल्व द सैम्पलिंग ऑफ गुड्स। चूँकि हम लोग सैम्पलिंग ऑफ गुड्स निकालते हैं, यानी सैम्पलिंग पे बिलीव करते हैं, तो इस वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान सैम्पलिंग एरर जो है वो अक्कर हो सकता है। CPI फेल टू कंपेयर प्राइस चेंजेस इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 2 एरिया। 2 मुख्तलिफ एरियाज़ में चीज़ों और सर्विसेज की जो कीमत है उसमें फ़र्क होता है, और उस फ़र्क को हम कंपेयर नहीं कर पाते। मतलब एक डॉक्टर जो है वो पोश एरिया में बैठा हुआ है, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। एक जनरल स्टोर जो है वो पोश एरिया में है, वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलोनी के अंदर है, तो वहाँ पर कीमतों में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। एक डॉक्टर जो है वो लो पेड एरिया में बैठा हुआ है, लोकल मार्केट में बैठा हुआ है, या कोई जनरल स्टोर है जो हल्के सी कॉलोनी में है, वेल डेवलप्ड कॉलोनी नहीं है, तो वहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस में भी कमी होगी और स्टोर के ऊपर जो प्राइसेस हैं उनमें भी फ़र्क होगा। तो इस वजह से भी इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। कंजम्पशन के ऊपर भी इशू क्रिएट हो सकता है और प्राइसेस के ऊपर भी इशू क्रिएट हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट द प्राइसेस एक्चुअली नीडेड, यानी हमारे लिए CPI इंडेक्स डिज़ाइन करते हुए जिन कीमतों की ज़रूरत होती है वो भी नहीं मिल पाती हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते बेसिकली। उसकी वजह ये है कि जब हम कपड़े की कीमत को कंसिडर करते हैं तो हम ये नहीं जान पाते कि ये कपड़ा यानी सिर्फ कपड़े की कीमत लेनी है या उसमें सिलाई भी डालनी है, यानी टेलर्ड क्लॉथ जो है उसको आपने कंसिडर करना है। ड्यूरिंग बजट इंक्वायरी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर डिमांड में भी चेंज, यानी जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो उस रिसर्च के दौरान, उस इंक्वायरी के दौरान जो चीज़ों की और खिदमात की जो कीमतें हैं उनमें भी रद्द-बदल आता है, उनकी डिमांड में भी रद्द-बदल आ जाता है। यानी एक ही एरिया के अंदर जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं एंड देयर डिमांड वो चेंज होती रहती है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ CPI, कंस्ट्रक्शन ऑफ CLI एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ RPI। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कैटेगरी ऑफ पीपल, कि आप किन लोगों के लिए इंडेक्स बना रहे हैं। आपको इंडेक्स नंबर बनाने से पहले ये डिसाइड करना है कि आप
किन लोगों के लिए इंडेक्स जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ CPI। उसकी वजह ये है कि जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इंडेक्स जो है वो किन लोगों के लिए बनाना है, तो फिर आपने उन लोगों से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है। मसलन आप इंडेक्स बना रहे हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो फिर आपको उसी कैटेगरी के लोगों से मिलना है। अगर आप लेबर क्लास के लिए इंडेक्स बना रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंडेक्स बना रहे हैं, अगर आप बैंकर्स के लिए इंडेक्स बना रहे हैं, अब ये देखें कि ये 4 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो आप जिस क्लास के लिए इंडेक्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड ही फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है। फैमिली बजट इंक्वायरी है दूसरा स्टेप हमारा। तो फैमिली बजट इंक्वायरी में इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है कि फैमिली का साइज़ क्या है, उस फैमिली की इनकम क्या है, उस फैमिली की कंजम्पशन क्या है, और वो कितनी क्वांटिटी जो है वो अशिया व खदमात की यूज़ कर रहे हैं। तो फैमिली बजट इंक्वायरी जो है ये रिलेटिव इम्पोर्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी किसी भी फैमिली के अंदर अफराद की तादाद, इनकम की तादाद, अखराजात की तादाद और अशिया व खदमात की रिलेटिव इम्पोर्टेंस, ये सारा कुछ जो है ये हम फैमिली बजट इंक्वायरी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। विद द हेल्प ऑफ फैमिली बजट इंक्वायरी हम लोग ईज़िली कलेक्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमने इंक्लूड करनी है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक कैटेगरी ऑफ पीपल डिसाइड कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए आप इंडेक्स बना रहे हैं, तो फिर उन लोगों के इस्तेमाल में आने वाली अशिया जो हैं वही आप इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं वो भी आपने लेना है, और किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं वो भी आपने लेना है। यानी आपने वो तमाम जो वेरिएशन है उसको कंसिडर करना है जो सप्लाई में, डिमांड में और प्राइस में आ रही है मुतल्लिका आइटम्स की। इसके बाद है जी प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशन जो है ये डेफिनेटली रिटेल होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाते हैं ये रिटेल प्राइसेस पे बेस करता है, ये होलसेल प्राइसेस पे बेस नहीं करता। तो इस वजह से हम लोग ये जो रिटेल प्राइसेस हैं अशिया व खदमात की, ये हम दुकानों से भी ले सकते हैं, पब्लिकेशंस पे से भी ले सकते हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्टर्स हैं वहाँ से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी TMA के दफातर हैं वहाँ से मिल जाता है एक पर्चा सा जिसके ऊपर हर रोज़ अशिया की जो कीमतें हैं वो दर्ज होती हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ वेट। चॉइस ऑफ वेट जो है ये हमें इंडिकेट करता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है एक फैमिली के नज़दीक किसी ख़ास कमोडिटी की। All items included in the family budget are not of equal importance. Thus, weights must be assigned to them to express their relative importance. अब दो किस्म के वेट हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक है क्वांटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए बेस, वो या तो बेस ईयर क्वांटिटीज़ होंगी या फिर करंट ईयर क्वांटिटीज़ होंगी। इनके अलावा हम लोग वैल्यूज़ को भी एज ए वेट यूज़ कर लेते हैं। जैसे बेस ईयर वैल्यू है, जैसे करंट पीरियड की वैल्यू है, या बेस ईयर प्राइस को अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारा बेस यूज़ वेट जो है वो यूज़ हो सकता है। एज ए वेट हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ CLI में कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। तो दो हमारे पास मेथड हैं जो हम CPI, RPI और CLI को डिज़ाइन करते हुए बनाते हैं। उनमें एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें हम बेस ईयर क्वांटिटीज़ को एज ए वेट यूज़ करते हैं, और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। इस फैमिली बजट मेथड को हम
बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव भी कहते हैं, और इसे हम लेस पीयर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो आई है ये प्राइस रिलेटिव है, और जो डब्ल्यू है ये बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वेट जो आया है दैट्स कॉल्ड डब्ल्यू। अब इसमें हम लोग एक्सपेंडिचर की जो कंजम्पशन है ऑन वेरियस आइटम उसको स्टडी करते हैं। यानी बेस ईयर में हम लोगों ने जो क्वांटिटीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर खर्च किए हैं उनको हमने एज ए वेट लेना है। अब हम सीपीआई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। कैलकुलेट सीपीआई फॉर एवरेज वैल्यू। सॉरी ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम इसकी बेस पे जाते हैं, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हम रहते हैं। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, पहले उन्हीं को हम लेके चलते हैं। ये मेरे पास है पहला क्वेश्चन, कंप्यूट सीपीआई फॉर 1975 with 1968 as the base, use as वेट्स एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें दी गई है। फूड जो है 5 मन यूज़ हुई है, और 1968 में इसकी प्राइस ये थी, 1975 में इसकी प्राइस जो है वो ये है। इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करके स्पेसिफिक कॉलम्स डिज़ाइन करना है। 5 मन आपने फूड यूज़ की है, 30 मीटर कपड़ा, 75 यूनिट आपने बिजली के लिए हैं, किराया जो आपने दिया है वो 3 रूम्स का दिया है, मिसलिनियस आइटम्स के ऊपर आपने ये 34 जो है रुपीज़ कह लें आपने यूज़ किए हैं, या डॉलर आपने यूज़ किए हैं। 1968 की ये प्राइसेस हैं, 1975 की ये प्राइस हैं। ये 3 कॉलम आपको दिए गए हैं। अब इन 3 कॉलम से हमने ये 2 कॉलम जो हैं ये वाले बनाने हैं, क्योंकि इन दोनों कॉलम का जो ताल्लुक है वो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से है। इसको इससे ज़रब दी, इस क्वांटिटी को इस प्राइस से ज़रब दी, एंड सो ऑन, तो ये कॉलम हमारा खुल गया। सिमिलर पैटर्न, आपने इस क्वांटिटी को इस प्राइस से ज़रब दी तो इससे आपके पास ये वाला कॉलम जो है ये खुल जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को हम सम अप करके एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने निकालना है प्राइस रिलेटिव का कॉलम। ये कैसे बनेगा, जो करंट ईयर प्राइस है उसको बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें। इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब दी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, ये वैल्यू आ जाएगी। इस सिमिलर पैटर्न इनको आपस में डिवाइड करके 100 से ज़रब दें, ये कॉलम खुल के, ये हमारा आई का कॉलम है, प्राइस रिलेटिव है। अब इस कॉलम को आपने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपके पास ये वाला कॉलम है। बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से हमें डब्ल्यू मिलता है। तो इसको इस आई से ज़रब दे दें तो इससे आपके पास ये वाला कॉलम जो है ये आ जाएगा। इस कॉलम को सम अप करें, सम अप करके तो आपने फैमिली बजट मेथड में से यूज़ करना है। ये हमारे पास है, इसका आंसर ये पड़ा हुआ है, और इसका आंसर जो है इन दोनों को डिवाइड करें, 100 से ज़रब दे दें। ये हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है, इसकी मदद से हमने सीपीआई निकाला। फैमिली बजट मेथड के ज़रिए जो सीपीआई हम डिज़ाइन करते हैं उसका जनरल फार्मूला ये है, ये वाली वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, और जो ये बेस ईयर वेट्स हैं इनकी वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है। इनको डिवाइड करें तो ये आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन जो है सीपीआई से ही रिलेटेड सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में और जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें बेसिक फ़र्क क्या है, पहले हमने ये समझना है। यहाँ पर भी हमने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड ही यूज़ करना है, बट यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ
प्राइसेस जो हैं उनको भी जहन में रखना है। जो पिछले क्वेश्चन था उसमें यूनिट्स का कोई जिक्र नहीं था। इट मीन्स कि जो क्वांटिटी आपको दी गई है उसको आपने एज इट इज़ यूज़ कर लिया, वहाँ पर सेम यूनिट जो है वो अप्लाई हुआ, बट यहाँ पर यूनिट जो है वो डिफरेंट है, इसको आपने ज़रा समझना है। देखें 200 किलोग्राम आपने गंदम खरीदी 1988 में, तो इसकी जो प्राइस यूनिट है वो 100 पर केजी है। 100 पर केजी मीन कि अब आप इसको पहले इस यूनिट के मुताबिक लेके आएंगे, तो इस क्वांटिटी को इस यूनिट के मुताबिक लाने के लिए हम इसको मुतल्लिका यूनिट पे डिवाइड करेंगे, यानी 200 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमने क्यू जो है ये यूज़ करना है। इसी तरह ये 80 किलोग्राम हमने राइस यूज़ किया, तो इसकी जो यूनिट प्राइस है वो 40 पर केजी है, तो इसको आपने 40 पे डिवाइड किया, ये आंसर हमारे पास आ गया। सिमिलर पैटर्न, इसको 1 पे डिवाइड किया, इसको 1 पे डिवाइड किया। 750 लीटर आपने दूध लिया, तो इसकी यूनिट जो है वो 1 पर लीटर है, तो इसको भी आपने इस पर डिवाइड किया। ये क्यू नॉट का कॉलम हमारे पास आ गया। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम लोग इस क्यू को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इस क्यू को यूज़ करेंगे टू डिज़ाइन CPI। अब हमने बनाने हैं मुतल्लिका कॉलम्स। ये जो P नॉट का कॉलम है इसको और इधर से Q नॉट के कॉलम को मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। इसी तरह PN को आपने Q नॉट से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। फिर आपने प्राइस रिलेटिव बनाया, इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब दी, इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे डिवाइड किया, 100 से ज़रब दी, ये आई का कॉलम खुल गया। इस आई के कॉलम को आपने इस W के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास ये कॉलम आ गया। इसको सम अप कर लें। अब आपने इन तीनों कॉलम्स के सम को यूज़ करना है टू कंस्ट्रक्ट CPI। पहला मेथड है हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसका आंसर जो है ये पड़ा हुआ है और इसका आंसर ये पड़ा हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करें, 100 से ज़रब दे दें। फैमिली बजट मेथड में हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये सम अप इसके लिए और ये वाला सम अप जो है ये इसके लिए। तो यहाँ पर कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें, तो ये आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। अब हम मज़ीद CPI जो है वो सॉल्व करते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर नोटिस करें कि पिछले दोनों क्वेश्चन में W आपने खुद बनाया, यानी आपको Q की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी थी तो आपने उसको P से मल्टीप्लाई करके W जनरेट किया। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ही W की फॉर्म में दी गई है, यानी ये वेट दिया गया। आप ये कह लें कि उस बंदे ने अपनी टोटल इनकम का 35% जो है वो खुराक पे लगाया, 20% कपड़ों पे लगाया, 10% उसने फ्यूल पे लगा दिया, 20% उसने मिसलिनियस आइटम पे और 15% उसने रेंट पे परचेज किया पे लगाया, रेंट पर के ऊपर उसने खर्च किया। अब इन सारों को सम अप करें तो ये 100 आपके पास आ रहा है, ये परसेंटेज की सूरत में है। आपने यहाँ पर बेटा आई बनाना है, PN को P नॉट पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इससे ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। अब इस W को और इस I को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आपने बना लिया, तो इससे आपने फैमिली बजट मेथड जो है वो अप्लाई किया टू कंस्ट्रक्ट CPI। तो ये हमारे पास है फैमिली बजट मेथड का फार्मूला। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपने ये सम अप की हुई है और ये W जो है ये आपके पास 100 है, इन दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर हमारे पास है आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम CPI डिज़ाइन करते हुए वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज़ कर रहे हैं और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर रहे हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये ABCDEF ये हमारे पास आइटम्स हैं, इन 6 आइटम्स के प्राइस रिलेटिव और ये W दिया गया है। अब इसके ऊपर आपने ये वाला कॉलम पहले बनाया, फिर आपने इन वैल्यूज़ का लॉग लिया और फिर उसे W से ज़रब दे दिया, यानी लॉग ऑफ 250
और फिर इस आंसर को आपने 36 से ज़रब दे के ये कॉलम जो है ये बनाया हुआ है। इनका लॉग लिया, इस रकम से ज़रब दी, ये कॉलम हमारे पास खुलने लग जाएगा। इसको आपने सम अप कर लेना है, सम अप करके आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमारा जो CPI की कंस्ट्रक्शन का फार्मूला है उसमें हमने 2 टाइप्स के एवरेज को यूज़ करना है, यानी वेटेड अर्थमेटिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो जहाँ तक बात है वेटेड अर्थमेटिक मीन की, उसके लिए हम ये रूटीन के फार्मूला जो है फैमिली बजट मेथड का वो अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला जो आपने आंसर निकाला है इसका कॉलम आपके पास बना हुआ है, उसका सम आपने यूज़ किया और ये W जो है ये आपके पास है। यहाँ पर ना ये 0 मिसिंग है, ये आप ज़रा लिख लें, ये 0 जो है ये मिसिंग है। तो ये वाला जो सम है ये आपने यहाँ यूज़ किया और ये सम जो है ये आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ये आंसर। जहाँ तक बात है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की, तो इसमें हमने जो ये कॉलम बनाया था, यानी लॉग लेके जो कॉलम हमने बनाया W log I, इसका सम जो है ये हम यूज। नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर एवरेज वैल्यू एंड वॉल्यूम फॉर द ईयर 2000 to 2006। आपके पास ये 3 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन है, 2000 से लेके 2006 तक ईयर दिए गए हैं और इनमें डिक्लेयर्ड वैल्यू है। डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है हम मुतलका साल की प्राइस और मुतलका साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो ये हमने डिफरेंट ईयर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल ली। ये वाला कॉलम जो है ये भी वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2006 है। इसका मतलब कि जो 2006 की प्राइस है वो फिक्स हो गई है और आप हर साल की क्वांटिटी को उससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जो है ये आपने जनरेट कर ली। अब हमने एवरेज वैल्यू इंडेक्स जो है वो ड्राइव करना है और ये यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एवरेज वैल्यू इंडेक्स का वो ये वाला है। अब यहाँ पर बेटा आपने ये जो n लिखा हुआ है, इस n की जगह पर आपने 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाइज खुल जाएंगे। इसी तरह जो वॉल्यूम इंडेक्स है उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर n की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे तो ये फार्मूलाइज जाएंगे खुल जाएंगे। अब ज़रा नोटिस करें कि ये बने कैसे हैं। जब आपने एवरेज वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर हम लोग इस रकम को इस पे डिवाइड करेंगे, यानी इसको इस पे डिवाइड किया 100 से ज़रब दे दी, इसको इस पे डिवाइड किया 100 से ज़रब दे दी, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया 100 से ज़रब, इस वैल्यू को इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे और 100 से ज़रब दे दी। ये कॉलम हमारा खुल गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम इंडेक्स। वॉल्यूम इंडेक्स जो है यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला ले रहे हैं ये जनरल फार्मूला, या n की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखें तो फिर ये मज़ीद ईयर्स के लिए आंसर्स खुलेंगे। आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमने जो बेस ईयर वैल्यू है उस पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन है इन सारी वैल्यूज़ को पहले वैल्यू के ऊपर आपने डिवाइड करना है और 100 से ज़रब दे देनी है। इन सारियों को 1044 पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दी, ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी मेजर्ड बाय इनवर्स ऑफ CPI, यानी CPI का जो आंसर है उसका इनवर्स हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है? पैसे की कुव्वत ख़रीद। देखें एक वक्त में 100 रुपये से आप 6 चीज़ें परचेज़ करते हैं, वही 6 चीज़ें अगर आपको अगले साल ख़रीदनी पड़े तो उनकी कीमत अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि फिर 100 से वो 6 नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि वो फिर 100 रुपये से हो सकता है 5 आएँ,
हो सकता है 4 आए, हो सकता है 3 आए। तो आपके जो पैसे की क़ुव्वत ख़रीद है, परचेजिंग पावर है, वो डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर अगले साल उस 100 रुपये से आप उस तरह की या वही चीज़ें ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है आपके रुपए की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई है, यानी पहले की निस्बत रुपए की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है। और ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है ये इन्वर्स ऑफ CPI से हम निकालते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट को हम कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है ये CPI से ही हम निकालते हैं, जो कि करंट पीरियड का CPI है विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर CPI, यानी मौजूदा को पिछले CPI के साथ आपने कंपेयर करना है और फिर आपको ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो मिलेगा। मसलन इस क्वेश्चन में ज़रा नोटिस करें कि ये जो इन्फ्लेशन रेट का कॉलम खुला हुआ है ये कैसे आया है। हमने जो इन्फ्लेशन यहाँ पर ड्राइव किया है ये अगला साल है, इससे अगले साल में से पिछले को आपने माइनस किया और पिछले के ऊपर ही डिवाइड कर देना है, तो इससे हमें ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। ये RI का मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जो प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग और एक्सीडिंग की इंफॉर्मेशन है, यानी ये करंट है मौजूदा साल और ये पिछला साल है, इन दोनों का डिफरेंस और पिछले साल के ऊपर आपने डिवाइड करना है। CPI की जो वैल्यू है पिछले साल, ये इसको फिर 100 से ज़रब दे दें, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये इन्फ्लेशन रेट निकालने का फार्मूला है। अब इसी तरह नोट करेंगे, इससे पीछे कुछ नहीं है तो इसको हमने खाली छोड़ दिया, इसमें से इसे निकालना है और जो आंसर आएगा उसे इस पर ही डिवाइड करना है और फिर 100 से ज़रब देनी, ये आंसर आएगा। इसमें से इसे निकालें और जो आंसर है उसे इस वैल्यू के ऊपर तकसीम करें, फिर 100 से ज़रब दे दें, ये आंसर खुलेगा। इसको यूज़ करें, इसमें से इसे माइनस किया और जो आंसर आया उसे इस पे तकसीम किया और फिर 100 से ज़रब दे दी, ये आंसर बनेगा। इसमें से इसे निकाला, जो आंसर आया उसे इस पे तकसीम किया और फिर 100 से ज़रब दे दी, ये आंसर खुल जाएगा। इनको जमा कर लेना है, तो ये जब आप जमा कर लेंगे तो ये एवरेज इन्फ्लेशन जो है 5 सालों का उसको निकालने में हेल्प करेगा। अब ये चूँकि 5 सालों का इन्फ्लेशन रेट जो उसका सम है तो इसको 5 पे तकसीम कर लें, तो ड्यूरिंग 5 ईयर जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 9.75 है। अब हम इसी CPI से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। कंप्यूट CPI बाय यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, यहाँ पर यूनिट ऑफ प्राइसेस गिवन है, यानी इनको पहले आपने यूनिट में कन्वर्ट करें। 20 को आप 40 पे तकसीम करेंगे, 8 को भी 40 पे तकसीम करना है, 1.5 जो है इसे भी 40 पे आपने तकसीम करना है, इसको भी 40 पे तकसीम करें, इसको भी 40 पे तकसीम करें, फिर आपने Q0 जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर आपने CPI निकालना है बाई यूजिंग वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड बाई यूजिंग वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें से आपने पहले I निकालना है, इस कॉलम को इस कॉलम पे तकसीम करें, इनको आपस में तकसीम करें, 100 से ज़रब दे के I निकाल लें, फिर आप IW को कॉलम बनाएंगे इसके लिए और W log of I का कॉलम बनाएंगे इसके लिए। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है I और W की, और इससे जो सम ऑफ W है वो भी दे दिया और CPI जो निकाला वो भी दे दिया। ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये मिसिंग है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो CPI के फार्मूले के अंदर जब आप ये कीमतें रखेंगे तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी और एक इक्वेशन जो है वो आपको इन सारों को सम अप करके इसके इक्वल करने से मिलेगी। तो जब 2 इक्वेशन आ जाएंगी फिर उन दोनों को सॉल्व करके आप X और Y की कीमत निकाल सकते हैं।
ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।